हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस पूरे सीरीज में हम क्लिनिकल डायग्नोसिस के ऊपर लेक्चर्स बना रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं। और इसी के साथ हम आ चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन क्या ईडिमा ईडिमा के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है। ईडिमा ये भी हमें फिजिकल एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में करना पड़ता है। तो क्या होता है कि डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन इडिमा किसे बोलते हैं? ए लोकल और generalized condition in which the body tissue and or the sera sacs contain an excessive amount of tissue fluid, that is called edema. Okay. In a restricted sense, it means an increase in the extravascular component of the extracellular body fluid. ठीक है। बॉडी, अब आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो पैर का पोर्शन है, पूरा पैर में एक्स्ट्रा वैस्कुलर कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जम चुका है। कभी कभी हो जाता है हमारा, ऐसा देखने को मिलता है कि घर में किसी का, खास करके बुजुर्ग कोई इंसान, तो उनका पैर फूल जाता है, हाथ पैर फूल जाता है। और हम जब दबाते हैं उसको, आगे देखेंगे ये सारा कुछ, जब हम उसको थोड़ा सा दब प्रेस करके रखते हैं, फिर वहां पे वो शेप ले लेता है, डिफॉर्मिटी ले लेता है। जो हमारा नॉर्मल स्किन में क्या होता है, इलास्टिसिटी सा रहता है, हम प्रेस करते हैं फिर छोड़ देते हैं तो वो रिबाउंड हो जाता है, लेकिन उसमें नहीं होता वो चीज़। ठीक है। तो इसी से हम पता लगाते हैं कि ईडिमा कैसे है, क्या है। ठीक है। अब आगे टाइप्स ऑफ इडिमा, टाइप्स बोल सकते हैं या इसे साइट्स ऑफ इडिमा बोल सकते हैं। ठीक है। डिपेंडेंट इडिमा इज क्लासिकली फाउंड इन congestive कार्डियक फेलियर। जिनका कार्डियक फेलियर है उन्हीं में हमें डिपेंडेंट इडिमा मिलता है। कार्डियक फेलियर इन abundant पेशेंट्स एट द एंकल, एंकल में ये से मिल सकता है। ऑन द डॉर्सम ऑफ द फुट, फुट के डॉर्सम साइड पे होता है। एंड gradually ascends upwards along the leg, thigh, and trunk with increasing severity of the failure. Increasing severity of the failure. जितना आपका कार्डियक फेलियर हो रहा है, जितना आपका कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो रहा है, उतना ये सीवियरली अपवर्ड की तरफ इसका प्रेजेंस मिलेगा। ठीक है। पिटिंग इडिमा, इसी को पिटिंग इडिमा भी बोलते हैं, इसलिए तस्वीर भी सेम सा है ना। पिटिंग इडिमा ये क्या है? सेम यही है। तो इन पेशेंट confined to bed, examine the skin over the sacrum small of the back। sacrum की तरफ हमको इसको कंफर्म करना पड़ता है, एग्जामिन करना पड़ता है। अदर प्लेसेस लाइक आईलिड्स एब्डोमेन। ठीक है, आईलिड्स एब्डोमेन should also be looked for। Edema of the face, particularly puffiness of the lower eyelid, is found in acute nephritic and nephrotic syndromes। तो इडिमा ऑफ द फेस, फेस में अगर आपको इडिमा मिल रहा है, हाँ फेस में अगर आपको इडिमा मिल रहा है, फेस में भी इडिमा है। एंड पर्टिकुलरली पफिनेस ऑफ द लोअर आईलिड, अगर लोअर आईलिड में पफिनेस है, जैसे कि किसी किसी व्यक्तियों का लोअर आईलिड में पफिनेस होता है, तो एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स होने के चांसेस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये हो गया डिपेंडेंट इडिमा और पिटिंग इडिमा। अब आते हैं मिक्सिडिमा इडिमा, और इसे सॉलिड इडिमा भी बोलते हैं। क्या होता है कि ऑकर्स इन क्रॉनिक
lymphostatic disorders, chronic lymphostatic disorders, that is filariasis and does not pit on the pressure. वो पिट फॉर्मेशन नहीं होता, प्रेशर में पिट फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये पिटिंग इडीमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पिट फॉर्मेशन होता है, इसलिए पिटिंग इडीमा। लेकिन मिक्सोडिमा इडीमा में ऐसा नहीं होता है। आगे मेथड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन तो कैसे, फर्म प्रेशर फॉर 5 सेकेंड ओवर द मेडियल मेल्यूलस, मेडियल मेल्यूलस, ये पिछले वाले अगर हम पिक्चर देखेंगे, यहाँ पे मेडियल मेडियल मेल्यूलस, ये मेडियल मेल्यूलस है, ठीक है। तो या फिर इससे भी पहले वाला जो पिक्चर था मिडिल मेल्यूलस, देख सकते हैं आप। मिडियल मेल्यूलस में हम 5 सेकंड के लिए क्या करेंगे, प्रेशर, फॉर्म प्रेशर देंगे, फिर प्रेशर अप्लाई करेंगे फॉर 5 सेकेंड ओवर द मेडियल मेल्यूलस, medial surface of lower end of tibia and sacral region will produce a relatively persistent dimpling, एक डिम्पल बन जाता है, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं इडिमा, और इसे ही बोलते हैं, ऐसे ही हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। फर्म प्रेशर फॉर 5 seconds ओवर द medial malleolus, medial surface of the lower end of the tibia and sacral region will produce a relatively persistent dimple. Next, अब अगर हम बोले कि causes of generalized symmetrical edema, edema दो तरह का होता है। पहले तो हमने साइट्स के बेसिस पे दो डिवीजन किए थे। अब टाइप्स ऑफ edema अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे तो एक होता है सिमेट्रिकल एडिमा, एक होता है एसिमेट्रिकल एडिमा। सिमेट्रिकल एडिमा मतलब जिसमें दोनों पैर, अगर पैर इन्वॉल्व हो रहा है तो दोनों पैर एक साथ एडिमेटस हो जाएगा। अगर उसमें से एक पार्शियली, एक ज्यादा हुआ, एक कम हुआ, या फिर एक में हुआ है एक में नहीं हुआ है, तो ऐसे में हम कहेंगे, या पर्टिकुलरली कोई एक साइड पे, एक जगह पे एडिमा फॉर्म किया है, तो उसे हम एसिमेट्रिक बोलेंगे, symmetrical edema and asymmetrical edema. ओके, तो अब देखते हैं कि सिमेट्रिकल एडिमा का कॉजेस क्या क्या है। क्या क्या है, कॉन्जेशन, कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर पहला कॉज, दूसरा है रेनल कॉज, और तीसरा है हाइपो हाइपोप्रोटीन एनीमिया, हाइपोप्रोटीनेमिया। ओके, हाइपोप्रोटीनेमिया। तो कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर, possible mechanisms include impairment of renal blood flow, जो रेनल ब्लड फ्लो है उसमें कोई दिक्कत आ रहा है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इम्पेयरमेंट ऑफ रेनल ब्लड फ्लो फर्स्ट हो सकता है, लीडिंग टू ए फॉल इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट resulting in excessive reabsorption of water and salt by the renal tubules। हम सबको पता है कि जो बॉडी का फ्लूइड ज्यादा होता है, जो इसको एक्सक्रीड आउट करता है, किडनी एक्सक्रीड आउट करता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जीएफआर होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और फिल्ट्रेशन होता है, पहले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ना। तो उस स्टेप में अगर रेनल जो ब्लड फ्लो है ये हैम्पर्ड होगा, ये इम्पेयर्ड होगा, तो क्या होगा, जीएफआर घट जाएगा, रिजल्टिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, फॉल इन ग्लोमेरुलर जीएफआर, ठीक है। तो ऐसे करके ये एक कारण हो सकता है, ये कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर ही आता है। फिर और भी बता सकते हैं कि इंक्रीज्ड सेंट्रल वेनस प्रेशर, ऐसे में क्या होगा कि सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड कैपिलरी प्रेशर, कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाएगा,
ट्रांसड्यूडेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। अब जैसे जैसे ज्यादा मतलब ये मेनली किडनी का प्रॉब्लम बोल सकते हैं। तो ऐसे में अगर फ्लो कम घट जाएगा, मान लीजिए एक्चुअल कॉज इज कार्डियक कॉज, कार्डियक फेलियर हो रहा है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कार्डियक फेलियर हो रहा है मतलब ज्यादा आउटपुट नहीं हो पा रहा है, ज्यादा आउटपुट नहीं हो पा रहा है तो ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द किडनी रिड्यूस हो जा रहा है, बाकी ऑर्गन की तरफ भी रिड्यूस हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे किडनी पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, तो किडनी पे फ्लो घट जा रहा है। अब जैसे फ्लो घट जा रहा है तो जीएफआर घट जा रहा है, जीएफआर जैसे घट जा रहा है तो सेंट्रल जो वेनस प्रेशर है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है, वो बढ़ जा रहा है। इसके बाद इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर, कैपिलरी प्रेशर जो है वो बढ़ जा रहा है। फिर जैसे जैसे कैपिलरी प्रेशर बढ़ रहा है तो कैपिलरी से ज्यादा फ्लूइड जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में ट्रांसुडेट हो रहा है, ठीक है। फिर आता है कि हाइपर सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरिनिज्म एंड सोडियम रिटेंशन, ये भी एक कॉज है। ADH is found in the urine of patient with congestive cardiac failure. Increase retention of water in the distal tubules. ADH, हाँ, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। हमें पता है कि ये नॉर्मल यूरिन कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के काम में आता है। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो भी यूरिन पास आउट होने में दिक्कत हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन में दिक्कत हो रहा है, तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है। lymphatic factors like lymphangitic lymphatic factors like lymphadenitis, incompetent valve, poor drainage also play important roles. फिर है chronic passive congestion of liver, so reduction of albumin synthesis in the liver, poor appetite and loss of protein into the edema fluid and in urine causes hypoalbuminemia leading to intestinal fluid accumulation। तो ये सारे आ जाते हैं आपके, ये सारे आ जाते हैं आपके कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। अब आते हैं रेनल कॉजेस, एक्चुअली इंटरलिंक्ड है। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर इसमें भी हमने डिस्कस किया वही सब कुछ, रेनल तो कॉज्ड बाय नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड एक्यूट नेफ्रिटाइटिस leading to excessive loss of protein in the urine and diminished colloidal oncotonic pressure, oncotic pressure, ठीक है। तो ये रेनल कॉज है। इसमें रेनल कॉज एक्चुअली क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि रेनल में किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है जिसके कारण से ये जो है ठीक से काम नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर के कारण से किडनी में ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं जा रहा था, इसलिए इसलिए यहाँ पे इसको कार्डियक कॉज बोला गया है, इसको रेनल कॉज बोला गया है। अब हाइपोप्रोटीनेमिया, हमको पता है कि ब्लड में जो है प्रोटीन का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये ऑन्कोटोनिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हैं, प्रेशर इज मोस्टली मेंटेन्ड बाय सीरम एल्बुमिन, fall in concentration of which predisposes to edema। अगर किसी कारण बस बॉडी में प्रोटीन की कमी होने लगे तो भी इडीमा बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर जो ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो मेंटेन करने में सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है कि सीरम एल्बुमिन। तो ये अगर रिड्यूस हो जाए तो दिक्कत की बात होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्रॉनिक पैसिव कंजेशन ऑफ लीवर, क्रॉनिक पैसिव कंजेशन ऑफ लीवर, लीवर में कंजेशन हो कैसे, कि रिडक्शन ऑफ एल्बुमिन सिंथेसिस,
पहले ही पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि अगर एल्बुमिन सिंथेसिस रिड्यूस हो जाए, results in poor appetite and loss of protein into the edema fluid and in urine cause hyperbilirubinemia leading to interstitial exudation. अगर पुअर एपेटाइट हो, प्रोटीन डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, ठीक है, डाइट में प्रोटीन जो है सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, तो ऐसे केस में ये हो सकता है। नेक्स्ट है रेनल ब्लड फ्लो। हमें पता है कि नॉर्मल रेनल ब्लड फ्लो है 1.3 लीटर पर मिनट अप्रोक्सीमेटली, 1 लीटर भी बोल सकते हैं, 1 लीटर पर मिनट, 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट अगर 5 लीटर है तो 1/5 of cardiac output, that is 1 liter approximately, is renal blood flow होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 180 लीटर्स पर डे, नीट में भी ये क्वेश्चन आता था, ऑफ विच 1.5 लीटर्स आर एक्सक्रीटेड एज यूरिन। फिर उसमें से हाँ 1.5 लीटर यूरिन के रूप में बाहर निकलता है दिन भर में, ठीक है, तो ये रेनल ब्लड फ्लो होता है। लिम्फेटिक फैक्टर्स, हाँ लिम्फेटिक फैक्टर्स के कारण से भी क्रॉनिक कंजेशन ऑफ लीवर हो सकता है। लिम्फेटिक फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स लाइक इनकॉम्पिटेंट वाल्व, पुअर ड्रेनेज ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स, ठीक है। अगर अगर आपका वाल्व जो है, जो आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम है, वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहा तो भी फ्लूइड एक्युमुलेट हो सकता है। जैसे कि इन केस ऑफ फाइलेरियसिस, वो मिक्सिडिमा जो वाला था ना, मिक्सिडिमा इडिमा की फाइलेरियसिस, यहाँ पे फाइलेरियसिस, वो भी एक तरह का एडिमा होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है लोकलाइज्ड सिमेट्रिकल एडिमा। लोकलाइज्ड सिमेट्रिकल एडिमा caused by erysipelas, cellulitis and other dermatose of various etiologies, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, caused by inferior vena cava obstruction। हमें पता है कि ये जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है लोअर साइड ऑफ द बॉडी का, सारा कुछ कहाँ जाता है? इंफीरियर वेना कावा में जाता है। caused by inferior vena cava obstruction of various etiologies, Miller's disease and epidemic dropsy। नेक्स्ट आता है कि asymmetrical edema, local cause caused by anterovenous aneurysm, superficial or deep tissue infection and venous obstruction। अगर लोकल कॉज हुआ, लोकल कोई वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, एक पर्टिकुलर ऑर्गन का वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, तो उस केस में एसिमेट्रिकल एडिमा हो सकता है। या फिर डीप टिश्यू, सुपरफिशियल और डीप टिश्यू इन्फेक्शन हुआ, मतलब ये लोकल कॉजेस है। लोकली एक हाथ में, एक पैर में, या फिर कहीं और किसी एक पोर्शन में बॉडी में अगर वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, लोकली है, तो ये एसिमेट्रिकल इडिमा हो सकता है। ये कोई सिस्टेमिक कॉज नहीं है। जब सिमेट्रिकल हो रहा है तो इसका मतलब है सिस्टेमिक कॉज में कहीं पे प्रॉब्लम है, तभी सिमेट्रिकली हो रहा है। और अगर कोई वेन में लोकली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वो एसिमेट्रिकली होगा। जनरल कॉज कॉज्ड बाय टॉक्सिन, कहीं पे कोई टॉक्सिन लगा है। हमें पता है जब भी कोई फॉरेन बॉडी आता है, कोई फॉरेन पैथोजेंस आते हैं, टॉक्सिन्स आर एंटीजेंस, ओके, बॉडी में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। और इन्फ्लामेशन का एक प्रोसेस भी है कि वो वेनस ड्रेनेज को रोक देता है एंड मोर ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है एट द अफेक्टेड साइड में। तो ये टॉक्सिन कुछ किस तरह का ड्रग्स एंड
एंजियोन्यूरोटिक इडीमा, ये सारे कुछ हो सकता है एसिमेट्रिक इडीमा में। अब वही जो पहले बताया था, इम्पेयरमेंट ऑफ रेनल ब्लड फ्लो। स्टेप वन में इम्पेयरमेंट ऑफ रेनल ब्लड फ्लो लीडिंग टू फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रिजल्टिंग इन एक्सेसिव absorption of water and salt by the renal tubules. Step 2, increase central venous pressure and increase capillary pressure leading to transudation of fluid into the interstitial space. Step 3, secondary hyperaldosteronism, steroidism and sodium retention leading to increased retention of water in distal tubules. वही पहले भी जो डिस्कस किया था वही चीज है। इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर। अब जो वेनस प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, है ना, तो उसमें क्या होता है, इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर लीडिंग टू इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर ट्रांसुडेशन ऑफ, ये भी पहले बताया गया था। सेकेंडरी हाइपर स्टेरॉइडिज्म, hyperaldosteronism and sodium retention leading to increased retention of water in distal tubule. नेक्स्ट आता है lymphatic factors. Lymphatic factors, हाँ, incompetent valve, poor drainage, etc etc, ये सारे कॉज था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ये तो इडीमा हो गया, इडीमा का फिजिकल टेस्ट हो गया और क्या कॉजेस है। अगर ऐसा इडीमा हमें मिल रहा है तो इसका मतलब जो जो कॉजेस के ऊपर डिस्कस किया है वो कॉजेस हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि टेम्परेचर, इडिमा हो गया, इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा है, फीवर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। और कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।